मॉर्निंग मेट्स। हॉलीवुड में ऐसी बहुत सारी मूवीज बनी हैं जो किसी न किसी वायरस पे या किसी न किसी एलियन अटैक पे या किसी न किसी कोई ऐसे एनिमल अटैक पे, ऐसी बहुत सारी मूवीज हॉलीवुड में बनी हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवीज भी हैं। लेकिन हर मूवी का जो कंक्लूजन होता है वो बहुत अच्छा होता है। वो ये कंक्लूजन होता है कि जब वो डैमेज हो जाता है तो उस डैमेज को ठीक करने के लिए बहुत टाइम लगता है। एक बहुत अच्छे इंग्लिश ऑथर ने लिखा था, मैं उनका नाम भूल गया, मैंने एक बार एक बुक पढ़ी थी, एक्सेप्टेंस इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ मिस्टेक्स। यानी कि जब हम किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम अपनी गलतियों को सुधारने के फर्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। ये किसी बड़ी अच्छी बुक में मैंने पढ़ा था। तो जब चाइनीज कोरोना वायरस हुआ तो बहुत लोगों ने बोला कि ये बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा। फिर ये धीरे 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 आज इसके 2 मिलियन से ज्यादा केसेस वर्ल्ड वाइड हो चुके हैं, जो बहुत अनफॉर्चुनेट है और ग्रो कर रहे हैं। कुछ कंफर्म्ड और अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स के हिसाब से न्यूयॉर्क सिटी और यूएस की कई सिटीज में लॉकडाउन अराउंड 15 मई तक अनाउंस कर दिया है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी लॉकडाउन को 3 मई तक अनाउंस कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर और अलग अलग कंट्रीज ऑफ द ग्लोब भी अपने हिसाब से लॉकडाउन अनाउंस कर चुकी हैं और लंदन तो एटलीस्ट 6 मंथ्स के लिए लॉकडाउन है। यू नो, तो सिचुएशन इज डेफिनेटली आउट ऑफ कंट्रोल है। चाहे आप इसको वर्बली रिकॉग्नाइज करें, चाहे आप इसको वर्बली नहीं रिकॉग्नाइज करें। हम टॉपिक पे आए इससे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि ये सिचुएशन कितनी खतरनाक है। मान लीजिए आपके पास एक बॉक्स है, कोई एक खाली बॉक्स। उस बॉक्स में आपने कोई स्वीट्स डाल दी, कुछ भी स्वीट्स, और उस बॉक्स को आपने ओपन करके बाहर किसी हाउस के बाहर, गार्डन में या कहीं पे भी रख दिया। जब आप अगले दिन आएंगे तो उस पे इतनी एंट्स, चींटियां हो जाएंगी कि आप 1 मिनट के लिए सोचेंगे कि ये बॉक्स जिसमें मैंने स्वीट्स रखी थी ये अब वैल्यूएबल है या नहीं। और मान लीजिए वो बॉक्स आपके लिए बहुत कीमती है, वैल्यूएबल है, तो आप उस बॉक्स को ठीक करने के लिए उसको पूरा वॉश करेंगे और उसको वॉश करने के बाद आपको उसको पूरा सैनिटाइज करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ एंट्स ऑलरेडी आ चुकी हैं। सैनिटाइजेशन के बाद भी कोई गारंटी नहीं होगी कि वो बॉक्स अवेलेबल फॉर यूज है या थ्रो अवे है। लेकिन यहां तो हम पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं। यहां तो हम एक ऐसे वायरस की बात कर रहे हैं जो चाइना, यूरोप, लैटिन अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और ऐसी कोई कंट्री नहीं है कि वहां पे ना हो। तो आप अगर इस पूरी दुनिया को एक बॉक्स माने और उस वायरस को एंट्स माने, तो आपको इस पूरी दुनिया को सैनिटाइज करने में कितना टाइम लगेगा। अगर हम अनफॉर्चुनेटली साउथ कोरिया का सीन देखें तो जो कंफर्म्ड और अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स आई उनमें अराउंड 71 केसेस ठीक हो चुके थे, उनको रिलैप्स हो गया। इट मींस अगर मैं ये मान के चलो कि प्रोबेबली 2 से 3 मंथ्स में इस वायरस की मेडिसिन आती है और ये मान के चलो कि उसके 3 मंथ्स बाद ये वायरस की मेडिसिन जो है ऑल अक्रॉस द ग्लोब में सर्कुलेट होती है, तो 3 मंथ्स यहां से मतलब मई, जून, जुलाई, अगर मैं मान के चलूं कि जुलाई एंड में मेडिसिन आती है तो मिनिमम 3 मंथ्स का टाइम लगेगा मेरे हिसाब से, शायद ज्यादा, उस मेडिसिन को वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करने में। और मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इट मींस इन एनी केस ये प्रॉब्लम दिसंबर से पहले रिजॉल्व होने वाली तो है नहीं, अगर आप बेसिक मैथमेटिकली इस चीज को देखेंगे। और 1 मिनट के लिए अगर जुलाई में मेडिसिन आ भी गई और दिसंबर तक मेडिसिन वर्ल्ड वाइड अवेलेबल भी हो गई, तो इसकी क्या गारंटी है कि पूरी दुनिया सैनिटाइज हो जाएगी।
आज कई न्यूज़पेपर्स में ग्लोबली ये पब्लिश हुआ, इंडिया में भी पब्लिश हुआ कि अगर इसका क्योर जल्दी नहीं हुआ तो सोशल डिस्टेंसिंग 2022 तक कंटिन्यू रहेगी। मेरे हिसाब से वो एक ऑथेंटिक स्टडी थी, क्योंकि मेरे हिसाब से भी सोशल डिस्टेंसिंग कम से कम 2022 दिसंबर तक कंटिन्यू रहेगी। इसलिए आज जितने समझदार ये लोग सोच रहे हैं कि ये प्रॉब्लम अगले 2 से 3 महीने में रिजॉल्व हो जाएगी, तो वो बहुत इनकरेक्ट है, क्योंकि ये प्रॉब्लम अगले 2 से 3 साल तक भी रिजॉल्व नहीं होने वाली। क्योंकि अगर इस इन्फेक्शियस डिसीज का एक भी पेशेंट दुनिया के किसी भी देश में रह गया तो वो इसको स्प्रेड करने में कैपेबल है। सो अनफॉर्चुनेटली मान लेते हैं, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि इसका एक पेशेंट लंदन में रह गया, एग्जांपल ले रहा हूं, तो वो इस वायरस को दोबारा से स्प्रेड कर देगा। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो एटलीस्ट इस प्रॉब्लम को कंप्लीटली रिजॉल्व होने में 2 to 3 इयर्स का टाइम लगेगा। इट मींस फाइनेंशियल मार्केट्स का क्रैश होना नेक्स्ट टू इमिनेंट है, नेक्स्ट टू इमिनेंट। और इसको दुनिया की कोई सरकार, कोई सेंट्रल बैंक, कोई फाइनेंशियल पावर, कोई म्यूचुअल फंड, कोई हेज फंड, इवन द बिग बॉयज पिमको, वेनगार्ड, ब्लैक रॉक, ब्लैकस्टोन, गोल्डमैन, ये भी नहीं रोक पाएंगे। अब सिचुएशन यहाँ क्या अराइज हो रही है? सिचुएशन यहाँ ये अराइज हो रही है, अगर हम टैक्टफुली देखें तो फाइनेंशियल मार्केट्स में काफी एक्शन हो रहा है। हमारा हेज फंड्स तो वैसे ही काफी एक्टिव है, तो हमें तो पता ही रहता है कि, और बीइंग अ सिंगापुर बेस्ड ग्रुप हमें काफी पता रहता है कि मार्केट में कौन क्या कर रहा है। तो इस वीडियो में हम 3 मार्केट्स के बारे में कवर करेंगे। पहला हम इंडियन मार्केट के बारे में कवर करेंगे, फिर यूएस मार्केट, फिर सिंगापुर मार्केट। जब हम स्पेसिफिकली इंडियन मार्केट की बात करते हैं तो इंडियन मार्केट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला हिंदी मीडिया चैनल जो सारा दिन हिंदू, मुस्लिम और चाइनीज कोरोना वायरस के बारे में बोलते रहेंगे, उनको ओरिजिनलिटी और फैक्ट्स के बारे में कुछ नहीं पता। जैसे कि आज इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर में क्या हो रहा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स जो है वो आइदर एडेमेंट है और नीचे नहीं आ रहे। बहुत लोग मुझसे टिकटॉक पे ऑफन पूछते हैं कि वो नीचे क्यों नहीं आ रहे, आपने तो प्रेडिक्ट किया था। आज की रिपोर्ट देखिए, और ये आप मेरे टिकटॉक पे चेक कीजिए कि मैं आपको पिछले 2 महीने से वार्न कर रहा हूं कि इंडियन मार्केट में म्यूचुअल फंड ट्रिमेंडसली बाय कर रहे हैं। आज 2 रिपोर्ट आई। पहली रिपोर्ट में एसबीआई म्यूचुअल फंड ने एक अग्रेसिव पोजीशन बनाई एसबीआई बैंक में, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक एंड एचडीएफसी बैंक। आप ये जानते हैं कि ट्रेजरी कंसल्टिंग एचडीएफसी बैंक की एनुअल रिपोर्ट को डीपली इवैल्यूएट कर रही है, और इसके लिए हमें ऑलरेडी एचडीएफसी बैंक से एक थ्रेटनिंग कॉल आ भी चुकी है, और मैंने पब्लिक डोमेन में कई बार दीपक पारिक का नाम भी लिया है। और ये सारे जानते हैं कि एचडीएफसी बैंक का जो ऑडिटर है वो आइंस्टाइन यंग है, और एचडीएफसी कॉर्पोरेशन का जो ऑडिटर है वो केपीएमजी है। तो आइंस्टाइन एंड यंग ने कितने अच्छे काम किए हैं, और आरबीआई ने खुद उसको बार किया ऑडिट के लिए, और येस बैंक में केपीएमजी का क्या रोल है ये सब जानते हैं। लेकिन एचडीएफसी कॉर्पोरेशन का ऑडिटर केपीएमजी ही रहेगा और एचडीएफसी बैंक का ऑडिटर ईवाई ही रहेगा। तो इंडियन मार्केट में इस टाइम क्या सिनेरियो बैठ रहा है कि इंडियन मार्केट में लिक्विडिटी ड्राई होती जा रही है। जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर थे उनके पास तो कोई लिक्विडिटी रही नहीं, जैसे एलआईसी, जैसे यूटीआई, इनके पास तो कोई लिक्विडिटी रही नहीं, जैसे एसबीआई। आप सोचिए 2008 में एसबीआई एक डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर था, और आज सिचुएशन ये है कि एसबीआई म्यूचुअल फंड जिसके पास इन्वेस्टर्स का पैसा है वो एसबीआई बैंक के शेयर्स बाय कर रहा है। इट मींस इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन मैं जानता हूं इंडियन मीडिया, सेबी और आरबीआई इस पे कुछ नहीं बोलेंगे। आप ध्यान से देखिए कि इन्वेस्टर ने अपना पैसा एसबीआई म्यूचुअल फंड में दिया, आइदर इन द फॉर्म ऑफ एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और इन द फॉर्म ऑफ अ लंप सम मनी। उन्होंने वही पैसा एसबीआई बैंक में इन्वेस्ट कर दिया। इट मींस इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इट्स अ शेयर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो वही इन्वेस्टर अपना पैसा एसबीआई में क्यों नहीं जमा करा सकता था? और जब उन्होंने वो पैसा एसबीआई में जमा कराया, मतलब एसबीआई म्यूचुअल फंड ने एसबीआई की इक्विटी ली, इट इज सब्जेक्ट टू वैल्यूएशन इशू। अब इस चीज को ध्यान से देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा था कि हर मंथ म्यूचुअल फंड 36,000 करोड़ से ज्यादा की बाइंग कर रहे हैं। लेकिन कब तक?
अगर हम एक फैक्ट पे भी चले तो दिसंबर तक ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होने वाली नहीं है। इट मींस म्यूचुअल फंड को 2,70,000 प्लस करोड़ की फंडिंग की रिक्वायरमेंट होगी। तो क्या 2,70,000 करोड़ की फंडिंग अवेलेबल होगी? क्या इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ की फंडिंग अवेलेबल होगी? और कहां से होगी? क्योंकि कई कंपनीज, कई नहीं बल्कि 60% कंपनीज ने ऑलरेडी इंडिया में बोल दिया है कि वो अब सैलरी देने की कैपेसिटी में नहीं है, और अगर है भी तो 30 या 40 या मैक्सिमम 50% सैलरी देने की कैपेसिटी में है। तो लोग एसआईपी कहां से कराएंगे? एसआईपी नहीं कराएंगे। अब आप इस चीज को ध्यान से देखिए, अगर म्यूचुअल फंड यहां से लगातार बाय करते चले गए तो हो सकता है कि जुलाई तक ये मार्केट बचा ले, ये मार्केट क्रैश ना होने दे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, मई जून जुलाई 3 मंथ्स में ये मिनिमम 1 लाख करोड़ की बाय करेंगे। अगर ये 1 लाख करोड़ का बाय करेंगे तो एक टाइम तो मार्केट टूटेगी, अगस्त में, सितंबर में, क्योंकि इतना पैसा कहां से आएगा? एक टाइम तो मार्केट टूटेगी। और जब मार्केट टूटेगी तो जिस म्यूचुअल फंड ने एचडीएफसी बैंक का शेयर 100 रुपीज पे बाय किया है वो शेयर डाउन होगा। अगर आप ध्यान से नोटिस करें, पिछले 10 दिन से यही नाटक निफ्टी और बैंक निफ्टी में चल रहा है। जब सुबह होती है म्यूचुअल फंड्स आते हैं और जबरदस्त बाइंग करते हैं और शेयर को ऊपर लेके जाते हैं। जैसे जैसे 12:30 और 1 बजता है, म्यूचुअल फंड मार्केट से एग्जिट होना शुरू करते हैं और 3 बजे तक मार्केट नीचे आ जाती है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर तो बाय नहीं कर रहा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इंडिया में पंप नहीं कर रहा, तो बचे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एलआईसी और यूटीआई के पास तो पैसे ही नहीं है, तो बचे म्यूचुअल फंड। रही बात दूसरी रिपोर्ट की, 5 टॉप म्यूचुअल फंड्स जो अराउंड 13.6 लाख करोड़ के आसपास की एयूएम हैंडल करते हैं, वो कई कंपनीज में अग्रेसिव पोजीशन ले रहे हैं, अग्रेसिव। और एक हंसने वाली बात ये थी कि वो स्पाइस जेट को सेल कर रहे हैं। अगर स्पाइस जेट को सेल करने के बाद स्पाइस जेट आज 45 पे ट्रेड हो रहा है, तो स्पाइस जेट की फिर एक्चुअल वैल्यू क्या है? 95 या 295। इसलिए इस चीज को ध्यान से समझिए कि म्यूचुअल फंड सेंसेक्स और निफ्टी बचाने के लिए एक मार्केट में ऐसा बबल क्रिएट कर रहे हैं, और उस बबल का प्राइस आपको पे करना होगा। क्योंकि आप जितने भी इक्विटी इन्वेस्टर हैं, अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, और आप ये जानते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो इंडिया में है वो लॉसेस में चल रहे हैं, लेकिन लोग फिर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं ये सोच के कि कभी अच्छे दिन आएंगे। लेकिन वो अच्छे दिन कब आएंगे ये किसी को नहीं पता। मोर इंपॉर्टेंटली, अगर आप इस चीज को ध्यान से देखें और टैक्टफुल इस चीज को समझने की कोशिश करें, तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि म्यूचुअल फंड के ट्रिमेंडस बाइंग से बैंक्स के अंदर एक और ग्रेविटी क्रिएट हो रही है। 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो यूएस के वेंचर कैपिटलिस्ट खुद ही मरे पड़े थे, तो उन्होंने इंडिया में एग्रेसिव पोजीशन नहीं ली। लेकिन इस बार का फाइनेंशियल क्राइसिस अलग है। इस बार के फाइनेंशियल क्राइसिस में अमेरिकन इन्वेस्टर्स वेल्दीएस्ट इन्वेस्टर्स हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो एचडीएफसी कॉर्पोरेशन ने ये तो बोल दिया कि पीपल बैंक ऑफ चाइना का जो ऑफर था वो ओपन ऑफर था, और जिसमें उन्होंने अराउंड 1.1% के आसपास की स्टेक ली। लेकिन क्या एचडीएफसी बैंक को पता नहीं था कि पीपल बैंक ऑफ चाइना बाय कर रहा है? एचडीएफसी बैंक किसको पागल, एचडीएफसी कॉर्पोरेशन किसको पागल बना रहा है? दीपक पारेख, व्हाट ही थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ। आज मैं मार्केट में सिर्फ 10 इयर्स, मतलब मुझे टोटल ट्रेजरी का एक्सपीरियंस अराउंड 12 इयर्स है, लेकिन इस 12 इयर्स के एक्सपीरियंस में मुझे म्यूचुअल फंड, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हेज फंड्स, गोल्डमैन, जेपी, सिटी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, बार्क्लेज, डीबीएस, यूबीएस, बैंक ऑफ अमेरिका, एक्सिस और कोई भी बैंक लीजिए, सब बंदों के फोन नंबर मेरे मोबाइल फोन में होते हैं, और हर बंदे से मुझे कहीं ना कहीं इनपुट्स मिलते हैं कि मार्केट में क्या मूवमेंट हो रहा है। ये मेरी चीज है जिसमें मैंने सिर्फ 12 इयर्स मार्केट में स्पेंड किए। और दीपक पारेख और एचडीएफसी कॉर्पोरेशन के सीईओ मिस्टर मिस्त्री के हिसाब से पीपल बैंक ऑफ चाइना ने ओपन ऑफर किया और एचडीएफसी कॉर्पोरेशन को पता नहीं चला। मतलब ये वही बात हो गई कि एक सार्जेंट को ये एक इनपुट है
कि इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, लेकिन एक कर्नल, जनरल, ब्रिगेडियर या जो भी आर्मी में रैंक्स होती हैं उनको इस चीज का नहीं पता कि इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, लेकिन एक सार्जेंट को पता है कि इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। आप समझने की कोशिश कीजिए। और आज वही चीज रेप्लिकेट हुई। आज गोल्डमैन सिंगापुर, गोल्डमैन सैक्स पीटी लिमिटेड, क्योंकि हम भी सिंगापुर बेस्ड कंपनी है तो सिंगापुर के पीछे पीटी लिखते हैं। गोल्डमैन सैक्स पीटी लिमिटेड ने अराउंड 176 करोड़ वर्थ के शेयर्स इंडसइंड बैंक के एक्वायर किए। क्यों? क्यों वेंचर कैपिटलिस्ट इंडियन बैंक्स के बोर्ड में आ रहे हैं? और एक अनकंफर्म या कंफर्म न्यूज के हिसाब से सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी कुछ, मेरे ख्याल से रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज को नोटिफाई किया है कि चाइनीज कंपनी की इंडिया में जितनी इन्वेस्टमेंट है उसको बताया जाए। और टॉप आई थिंक अराउंड 16 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो इंडिया में ऑपरेट करते हैं, 16 चाइनीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इंडिया में ऑपरेट करते हैं, जिसमें 15 कैटेगरी 1 के इन्वेस्टर हैं, विच इज टॉप इन्वेस्टर। तो अब आप मुझे बात बताइए, और जिनकी टोटल इन्वेस्टमेंट इंडिया में 1.01 बिलियन के आसपास है, ये डेटा ब्लूमबर्ग का है। अब आप ध्यान से सोचिए, इसके 3 इंपॉर्टेंट है। पहला, म्यूचुअल फंड्स इंडिया में डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखिए, और मैं कोई ब्लेम नहीं करता, कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड जिसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी कोटक बैंक, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड डायरेक्ट बेनिफिशियरी आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई म्यूचुअल फंड डायरेक्ट बेनिफिशियरी एसबीआई बैंक। 3 म्यूचुअल फंड तो ऐसे हैं जिनके डायरेक्ट बेनिफिशियरी उनके बैंक हैं। अगर एसबीआई डायरेक्ट फंडिंग कर रहा है एसबीआई बैंक को, तो क्या ये कंफर्म नहीं होगा कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड आईसीआईसीआई बैंक में फंड कर रहा है और कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड कोटक बैंक में फंड कर रहा है? मेरे पास इसकी कंफर्म्ड आंसर नहीं है, क्योंकि मेरे पास डेटा नहीं है। लेकिन एक चीज होती है इंग्लिश में जिसे बोलते हैं अप्रॉक्सीमेशन। प्रॉक्सिमेशन का मतलब होता है कि हम फैक्ट्स के बेस पे प्रॉक्सिमेट करने की कोशिश करते हैं कि सिचुएशन क्या है। अभी तक तो हम ये प्रॉक्सिमेट करेंगे कि अगर एक म्यूचुअल फंड अपने बैंक को सपोर्ट कर रहा है जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इट मींस बाकी 2 म्यूचुअल फंड भी अपने बैंक को सपोर्ट कर रहे होंगे, वरना ऐसा कैसे हो सकता है? आप मुझे एक बात बताइए कि पूरे देश में एक गाड़ी नहीं बिकी लॉकडाउन के कारण, सिनेमा हॉल बंद, मल्टीप्लेक्स बंद, शॉपिंग मॉल बंद, लेकिन पीवीआर का शेयर 1000। एविएशन सेक्टर खाली पड़ा है, एक फ्लाइट ऑपरेट नहीं हो रही, डोमेस्टिक फ्लाइट ऑपरेट नहीं हो रही, इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेट नहीं हो रही, लेकिन इंडिगो का शेयर 1000। एक गाड़ी नहीं बिकी, लेकिन मारुति अप, टाटा मोटर्स अप, अशोक लीलैंड अप। बैंकिंग सेक्टर में लोगों के पास ईएमआई देने के पैसे नहीं है, आरबीआई लोन के मोरेटोरियम की बात कर रहा है और बैंक स्टॉक्स अप हो रहे हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट की ग्रेविटी आज ये हो चुकी है कि जेपी मॉर्गन चेस, आज 4 टॉप बैंक्स के रिजल्ट्स आए, जेपी मॉर्गन, सिटी, गोल्डमैन एंड बैंक ऑफ अमेरिका। जेपी मॉर्गन, सिटी, गोल्डमैन और बैंक ऑफ अमेरिका, इन चारों बैंक्स के रिजल्ट आप खुद देखिए और देखिए कि कई के केस में तो लोन प्रोविजनिंग कहां तक पहुंच गई है। जेपी मॉर्गन के केस में लोन प्रोविजनिंग 450% अप हुई है, यानी 4.5 टाइम्स। इट मींस अगर लास्ट क्वार्टर में जब इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया था, अगर लोन प्रोविजनिंग $1 थी तो अब $4.5 है। यही मोटा मोटा हाल सारे बैंक्स का है। इसे बोलते हैं सीवीए डीवीए हिट। सीवीए डीवीए हिट आज के टाइम में बैंक्स में सीरियस कंसर्न है, लेकिन इंडियन बैंक्स के शेयर्स बढ़ रहे हैं क्योंकि म्यूचुअल फंड जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उनमें 4 ऑप्शन है। आज तक इक्विटी म्यूचुअल फंड लॉस में है, लेकिन कोई म्यूचुअल फंड से क्वेश्चन पूछ नहीं सकता। इक्विटी म्यूचुअल फंड जानता है कि अगर इन शेयर्स में इंपेयरमेंट हुआ, जो होगा, तो ना ही गवर्नमेंट आपको पे करेगी, ना ही म्यूचुअल फंड आपको पे करेगा, ना ही वो कंपनी आपको पे करेगी जिसमें इन्वेस्ट हुआ। अल्टीमेट लॉस जो होगा वो इन्वेस्टर का होगा, और जो पहले भी होता था, जो आज भी हुआ। दीवान हाउसिंग में आज भी एफडी ओनर्स अपने राइट्स के लिए फाइट कर रहे हैं। यस बैंक में इन्वेस्टर
ट्रेड फाइनेंस इन्वेस्टर, 81 इन्वेस्टर अपने राइट्स के लिए बाई कर रहा है। और कई ऐसे बैंक हैं जिनके बर्स्ट के बाद आज तक इन्वेस्टर कोर्ट्स के धक्के खा रहे हैं कि अपने राइट्स के लिए, और अभी तक कोई रेजोल्यूशन नहीं आया है। तो म्यूचुअल फंड इंडिया में एक बबल बनता जा रहा है, और इधर वेंचर कैपिटलिस्ट, प्राइवेट इक्विटी और बिग बैंक्स इंडिया की कंपनीज में स्लोली पोजीशंस ले रहे हैं, क्योंकि ये पोजीशन ऑन पेपर बहुत छोटी है। लेकिन आपको क्या लगता है कि HDFC कॉर्पोरेशन की, HDFC लाइफ, HDFC बैंक और एक और कंपनी में एक अच्छी खासी परसेंटेज है, तो क्या पीपल बैंक ऑफ चाइना का इन बैंक्स में, इन एंटिटीज में इनडायरेक्ट कंट्रोल नहीं होगा? मिस्टर मिस्त्री, CEO HDFC कॉर्पोरेशन ने कहा कि HDFC कॉर्पोरेशन में 2000 FIIs एक्टिव है। क्या एक कंपनी में 2000 FIIs हो सकते हैं? क्या एक मॉर्गेज लेंडर में 2000 फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की रिक्वायरमेंट है? HDFC कॉर्पोरेशन का ऑडिटर KPMG है, और इस बार जब HDFC कॉर्पोरेशन के रिजल्ट आएंगे तो मैं भी CVA DVA बड़े ध्यान से देखूंगा, और एक बार तो मैं KPMG को देखना चाहता हूं कि इस बार वो क्रेडिट इंपेयरमेंट मैट्रिक्स किस एंगल से लेके आते हैं। आप ध्यान से देखिए, अगर यूएस बैंक्स बर्स्ट हो रहे हैं, अगर उनके लोन प्रोविजनिंग अप हो रहे हैं, तो इंडियन बैंक्स के लोन प्रोविजनिंग उससे 2 टाइम्स अप होने चाहिए, बल्कि 4 टाइम्स, 3 टाइम्स अप होने चाहिए। लेकिन ये बिग 4 पूरा बैलेंस शीट इस तरीके से बनाएंगे कि किसी के ना लोन प्रोविजनिंग अप होंगे, ना किसी के प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट होगा, उल्टा सारे बैंक्स प्रॉफिट रिपोर्ट करेंगे ऑन क्वार्टर बेसिस। तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में अल्टीमेटली अगर आप ध्यान से देखें, अपने आंखों से गांधारी की पट्टी हटा के, तो इंडियन बैंक्स को आज इंडियन सिस्टम को बेल आउट रिटेल इन्वेस्टर ही कर रहा है। इंडियन सिस्टम को बेल आउट गवर्नमेंट नहीं कर रही है, कोई कॉर्पोरेट नहीं कर रही है। इंडियन सिस्टम को बेल आउट एक रिटेल इन्वेस्टर कर रहा है, क्योंकि आप जो पैसा फंड्स में लगा रहे हैं, म्यूचुअल फंड में, वो पैसा लॉस में तो जाएगा और उसे कोई रोक नहीं सकता। और जब वो लॉस में जाएगा तो आपको समझ में आएगी कि राहुल मगन ने आपको क्या बोला था। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो होगी, जो बर्स्टाइन ने अच्छे से कहा भी, कि इंडियन बैंक्स में क्रेडिट इंपेयरमेंट बहुत स्पीड से राइज होगी। इनफैक्ट मेरे हिसाब से कई मेटल कंपनीज अब इंपेयरमेंट से ज्यादा दूर नहीं है। वेदांता, टाटा कोरस और टाटा ग्रुप की कई कंपनीज ऑलरेडी इंपेयरमेंट ले चुकी हैं, इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल। बट अभी तक 2 महीने में मैंने एक भी न्यूज नहीं सुनी किसी भी इंडियन कंपनी में कि कोई इंडियन कंपनी इंपेयरमेंट की सोच भी रही है। लेकिन इंपेयरमेंट जरूर होगी, और इतने टफ टाइम में हिंडाल्को $2 बिलियन की डील कर रहा है, और हिंडाल्को का प्रोजेक्टेड डेट फिस्कल ईयर 2021 में अराउंड 53,000 करोड़। ये मेरी समझ से बाहर है कि इतने टफ टाइम में जब फंडिंग एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है, आप एक ऐसी कंपनी बाय कर रहे हो जिसके कारण आपका नेट डेट, आप पहले ही डेट रिडन कंपनी हो, हिंदुजास और हिंडाल्को, और आपका डेट जो है वो 53 या 54,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा फिस्कल ईयर 2021 में। लेकिन इसमें भी हमारे मीडिया ने कोई क्वेश्चन खड़ा नहीं किया, और ना ही हमें इस चीज की इतनी समझ है कि हम किसी से कभी क्वेश्चन खड़ा करेंगे, क्योंकि हिंदी मीडिया चैनल में रोज सुबह मुंह उठा के वही 5-6 लोग आ जाएंगे, और वही 5-6 लोग जो भी बोलेंगे आपको सुनना पड़ेगा। दैट्स द ओनली थिंग। जब हम यूएस मार्केट की बात करते हैं पार्ट सेकंड में, तो यूएस मार्केट में बहुत टफ इशू है। लेकिन यूएस मार्केट में अच्छी चीज ये है कि यूएस मार्केट में फेडरल रिजर्व ने अपने सारे वेपन्स फायर कर दिए हैं, जिसमें कमर्शियल पेपर फंडिंग फैसिलिटी, रेपो, रिवर्स रेपो, मनी मार्केट फंडिंग फैसिलिटी, और ये सारे हैं। क्वेश्चन ये है कि यूएस मार्केट यहां से स्टेबल अभी तो दिख रही है, लेकिन कितने लंबे टाइम तक स्टेबल रहेगी ये एक इशू है, क्योंकि इस स्टिमुलस पैकेज की कॉस्ट वहां पे भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करके बाय करेगी। लेकिन बात यह है कि अभी तक इस चीज पे कंसेंसस नहीं है कि बॉन्ड्स कितने साल के होंगे, और बॉन्ड्स का लुकआउट कैसे होगा, बॉन्ड्स का क्या कूपन होगा, और फेड किस गारंटी पे इसको इशू करेगा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो यूएस इकोनॉमी में एक और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है विच इज ETF, विच इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ETF में ऑलरेडी सेल ऑफ शुरू हो चुका है।
सेग्रीगेटेड अकाउंट्स में ऑलरेडी सेल ऑफ हो चुका है, और अब ये देखना होगा कि ये सेल ऑफ किस लेवल पे बर्स्ट होगा। हम प्रॉपर यूएस मार्केट को ट्रैक कर रहे हैं और यूएस मार्केट का सेल ऑफ यहां से ज्यादा दूर नहीं है। रही बात सिंगापुर की, तो सिंगापुर मार्केट अपने क्रैश से कुछ महीने दूर है। सिंगापुर पिछले 5 या 6 साल से लोएस्ट जीडीपी रिकॉर्ड कर रहा है। पिछले साल भी जीडीपी कोई खास नहीं थी, 1% के आसपास थी, विच वाज अराउंड 0.7%। और इस बार सिंगापुर की जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट होगी। गाइस, आपको जान के सरप्राइज होगा, सिंगापुर की रियल एस्टेट मार्केट जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट थी और कूल थी, उसमें हाउसिंग लोन्स की सेल अराउंड 32% कम हुई है। सिंगापुर टोटल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मार्केट की $100 बिलियन से ज्यादा वैल्यूएशन कम हो चुकी है, और सिंगापुर REIT का हब है, विच इज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हब है। गवर्नमेंट ने पहले ही $5.4 बिलियन का फिस्कल स्टिमुलस लॉन्च किया। अब गवर्नमेंट दोबारा से 4 बिलियन का लॉन्च कर रही है, तो टोटल अराउंड 10 बिलियन, और ये पास्ट रिजर्व से लॉन्च कर रही है। गवर्नमेंट ऑलरेडी जीएसटी इंक्रीज को डेफर कर चुकी है। गवर्नमेंट के पास कोई खास रिसोर्सेज भी नहीं है इस चीज पे, इस ज्यादा पैसा पंप करने के लिए, क्योंकि पब्लिक फाइनेंसेस लिमिटेड है। एंड सिंगापुर गवर्नमेंट की बुक्स में डेट भी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है। तो अगर हम कलेक्टिवली देखें तो इंडिया, यूएस और सिंगापुर तीनों की सिचुएशन वर्स्ट है, लेकिन सबसे ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन है इंडिया की, फिर है सिंगापुर की, और फिर है यूएस की। इंडिया में एक चीज बहुत केयरफुल रहिएगा कि अगर आपको ये लग रहा है कि मार्केट बच जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। मार्केट क्रैश जरूर होगी। और आज जो म्यूचुअल फंड बाय कर रहे हैं, वो अपने पैसे से बाय नहीं कर रहे, वो आपके पैसे से बाय कर रहे हैं। तो एज एन इन्वेस्टर ये आपकी मोरल ड्यूटी बनती है कि आप उस म्यूचुअल फंड को मेल लिखें और उस म्यूचुअल फंड से पूछें कि अगर आज मेरी एसआईपी पे लॉस होगा तो वो आप अपनी पॉकेट से पे करेंगे, क्योंकि आप तो अपनी मोरल ड्यूटी प्ले कर रहे हैं और एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो पैसा एसआईपी में ना जाके किसी और कॉर्पोरेट या किसी और बैंक की सिक्योरिटी में जा रहा है। एग्जाम्पल, एसबीआई के इन्वेस्टर ने अपने मेहनत का 10,000 रुपीज एसबीआई में इन्वेस्ट किया, एसआईपी में भी लमसम। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने वही पैसा एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट कर दिया। तो अल्टीमेटली अगर आप एसबीआई म्यूचुअल फंड के कस्टमर हैं और आप एचडीएफसी बैंक में अपना अकाउंट नहीं खुलवाना चाहते, लेकिन फिर भी आपका अकाउंट एचडीएफसी बैंक में खुल गया, क्योंकि एचडीएफसी की सिक्योरिटी में जैसे जैसे प्लस माइनस होगा वैसे वैसे आपकी वैल्यूएशन इंक्रीज और डिक्रीज होगी। इट्स अ कॉमन सेंस। और ये तो वो लिस्ट है जो अभी प्रिलिमिनरी आई है। डिटेल्ड लिस्ट तो हम खुद इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और डिटेल्ड लिस्ट को निकलवाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इंडिया में डेटा हमेशा एक प्रॉब्लम है। तो एक चीज मेरी हमेशा याद रखिएगा, पहले तो चाइनीज कोरोना वायरस 2022 से पहले रिजॉल्व होने वाला है नहीं, क्योंकि पहले इसकी वैक्सीन आएगी, फिर वो वैक्सीन टेस्ट होगी, फिर वो वैक्सीन पब्लिक डोमेन में आएगी, फिर वो पूरे ग्लोब में आएगी, फिर गॉड विलिंग वो सब चीज सैनिटाइज होगी, फिर एक लेवल पे जाके कंफर्ट जोन क्रिएट होगा कि अब सब कुछ ठीक है, और इस सब को होने में 2 to 3 इयर्स का टाइम लगेगा। इवन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इस बात से डिनाई नहीं कर सकता कि वैक्सीनेशन आने के कम से कम 8 to 9 मंथ्स से पहले कोई भी चीज क्लैरिफाई की जा सकती है या स्टैम्प की जा सकती है, चीजें आसान है। तो जितने लोगों को ये लग रहा है कि अगर आज हम यहां खड़े हैं और यहां से मार्केट का क्रैश जो है वो जुलाई तक ठीक हो जाएगा, तो वो ये मान के चले कि उनके पास बहुत टाइम है अभी ट्रेड करने को। मार्केट यहां से कम 1 साल डाउन है, तो पेशेंस के साथ ट्रेड कीजिए। और याद रखिए कि इंडियन कंटेक्स्ट में म्यूचुअल फंड्स के पास कोई पैसा नहीं है। यही म्यूचुअल फंड जो आज बैंक्स के शेयर्स बाय कर रहे हैं, यही म्यूचुअल फंड एक दिन इन्हीं बैंक्स के शेयर्स को सेल करेंगे, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं होगा। क्योंकि एक चीज ध्यान से नोट कीजिए, 2008 में एक अनप्रेसिडेंटेड चीज हुई थी। वो अनप्रेसिडेंटेड चीज ये थी जो कॉर्पोरेट्स ने इनिशिएट करी थी कि उन्होंने अपनी होल्डिंग बेचनी शुरू कर दी थी।
ग्लोबल मेल्टडाउन के कारण, और म्यूचुअल फंड उस लेवल पे आ गए थे कि उनको अपनी सिक्योरिटीज थ्रो अवे प्राइसेस में निकालनी पड़ रही थी। तो मान लीजिए ये एक सिक्योरिटी है जिसकी वैल्यू है 100 रुपीज। किसी कॉर्पोरेट ने कहा नहीं, मैंने आप पे 1500 करोड़ लगाया, आप मुझे आज 1500 करोड़ दीजिए या कल दीजिए, तो उसको ये 100 रुपीज की सिक्योरिटीज 80 में बेचनी पड़ रही थी क्योंकि रिडम्पशन के लिए पैसा नहीं था। मैं आज आपको लिख के देता हूं कि यही म्यूचुअल फंड जो हाई प्राइस पे शेयर्स बाय कर रहे हैं, यही म्यूचुअल फंड 3 से 4 महीने या मैक्सिमम 5 महीने में लो प्राइसेस पे शेयर्स सेल करेंगे। तो अगर मैंने किसी बैंक के शेयर 100 रुपीज में लिया, मैं उसी शेयर को 80 में सेल करूंगा और रेस्ट जो 20 का डिफरेंस होगा वो पे करेगा इन्वेस्टर। आप इस प्रेडिक्शन के लिए तैयार रहिए। याद रखिएगा, इंडसइंड बैंक को सबसे पहले प्रेडिक्शन करने वाली ट्रेजरी कंसल्टिंग थी। एचडीएफसी बैंक पे वॉइस रेज करने वाली भी ट्रेजरी कंसल्टिंग थी और हमें एचडीएफसी से ऑलरेडी थ्रेटनिंग कॉल आ चुकी है और उस एम्प्लॉय का नाम, एड्रेस, फोन नंबर और उसके कैलकाटा का एड्रेस हमारे पास है। वो एचडीएफसी बैंक के कैलकाटा के ब्रांच में एक एम्प्लॉय है जिसने हमें थ्रेटनिंग कॉल दी थी, राइट। एचडीएफसी कॉर्पोरेशन पे भी हमने वॉइस रेज करी थी। सबसे पहले फरवरी में ट्रेजरी कंसल्टिंग ने बोला कि इंडियन म्यूचुअल फंड बाय कर रहे हैं। रुपये पे 78 की प्रेडिक्शन भी हमारी थी। गोल्ड पे 1497 से हम लॉन्ग है और हमने बोला कि 1700 गोल्ड जाएगा। और अब मैं आपको बता रहा हूं अगले 5 से 6 महीने में म्यूचुअल फंड क्रैश स्टैम्प्ड है। और अब समझना यह होगा कि जो बैंक की सिक्योरिटीज 100 रुपीज में बाय की जा रही है वो आज से 6 मंथ्स के बाद 80 में सेल की जाएगी। ट्रेजरी कंसल्टिंग ग्रुप के म्यूचुअल फंड डेस्क ने ऑलरेडी अपने सारे कस्टमर्स को अलर्ट कर दिया है। हम खुद के पोर्टफोलियो पे पूरा केयरफुल वॉच कर रहे हैं क्योंकि हम इंडिया के टॉप 10 में से 8 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। टॉप 8 म्यूचुअल फंड्स में हमने खुद का फंड इन्वेस्ट किया है और हम म्यूचुअल फंड में होने वाली छोटी छोटी मूवमेंट्स को बहुत बारीकी से नोटिस कर रहे हैं कि ये मूवमेंट किस तरफ और किस एक्शन में जाएगी। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, कोरोना वायरस तो 1 या 1.5 साल जब तक रिजॉल्व होगा उससे पहले इंडियन इकोनॉमी में एक मेजर डिस्ट्रक्शन आ चुकी होगी और वो डिस्ट्रक्शन इकोनॉमिक स्लम्प का रूप लेगी और ये स्लम्प बहुत लंबे टाइम तक कंटिन्यू रहेगा। आई थिंक इतने लंबे टाइम तक कंटिन्यू रहेगा कि God knows, we do not know. With this, we thank you very much. You know our mobile number +91 9899242978. Before closing, ट्रेजरी कंसल्टिंग का हेज फंड परफेक्टली ऑपरेट कर रहा है। हमारे तीनों ग्रुप्स गॉड विलिंग परफेक्टली ऑपरेट कर रहे हैं। हमारे 2 कोर्सेज इक्विटी म्यूचुअल फंड और ऑप्शंस ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं। हम 2 और कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड म्यूचुअल फंड, और भी बहुत सारे कोर्सेज। ट्रेजरी कंसल्टिंग की लाइव ट्रेडिंग फैसिलिटी, डेली वीसी कॉल्स, ये सब एक्टिव होने वाली है। और 16 मई 2016 एंड 20 को जब ट्रेजरी कंसल्टिंग अपना 4th ईयर सेलिब्रेट करेगी, ट्रेजरी कंसल्टिंग का टीवी, ट्रेजरी कंसल्टिंग टीवी भी लाइव हो जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ट्रेजरी कंसल्टिंग का जो बैंक लाइसेंस है वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। और प्लीज़ मत भूलिएगा कि इंडिया और वर्ल्ड वाइड सब बिगनर्स के लिए शीतल अकेडमी ऑलरेडी ओपन हो चुकी है। आप चाहें तो इन सब की डिटेल्स ले सकते हैं। यू कैन व्हाट्सअप मी 9899242978। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि मीडिया और अखबार सिर्फ आपको इतना बताते हैं, ये आपकी ड्यूटी है कि आप इतना समझना चाहते हैं या इतना या इतना। चॉइस इज योर्स। हैव अ गुड टाइम। At onset, we thank you very much for watching this video. The purpose of the Treasury Consulting Group YouTube channel is to spare a lot of knowledge, and that too practical knowledge, in the public domain. We feel that the current education system in majority of the countries of the globe believes in degree, but we believes in knowledge.
People often ask what Treasury Consulting does. Treasury Consulting is a Singapore multinational headquartered group wherein we currently have three legal entities, which is Singapore, India and Hong Kong. Eventually in this year we are planning a British entity and two OBRs, which is Overseas Bank Representative, which one in Germany, one in Greece tentatively. On knowledge front, we do offer a lot of stuff. We are having our fixed income platform www.fixedincome.global, wherein around 62 plus live trading desks are there. And by December 2021, which is approximately 2 years from here, in a phased manner, about 100 plus, which is about 38 more will come. So in another 2 years, around 100 plus desks would be live. We do have around 200 plus training courses covering various topics which are available live on our fixed income platform. Currently we offer in 5 parts, which is functional trainings, forensic trainings, regulatory trainings, information technology trainings and technological trainings. More trainings are coming. Apart from that, we do offer MTM desk, which is mark to market of derivative, consultancy, project implementation, treasury management system, almost everything which we are coming, and more product domains are coming. On a knowledge basis, Treasury Consulting hold our Hedge Fund Academy, which is 182nd platform. We hold our Audiobook Academy, which is known as Audiobook. We are coming up with our OTT platform, which is over the top, which we titled as TRFX. And it would be completely different than we have Amazon and Netflix, due respect to both companies. Our investment bank, hedge fund, it is also coming. More importantly, we operate 44 plus WhatsApp groups, and where we cover the books, the magazines, the bank research reports, I would say the GST, the corporate finance, the educational videos, the treasury, derivative, financial markets, synthetic derivative and whatnot. All these 44 WhatsApp group are linked with the thread. So if a member of one group wanted to join another group, he can freely join that group. We do operate almost daily derivative email. You are welcome to join our group, but once again this group is subject to invitation and we will see your profile, we scrutinize your profile. So it is not for all, it is based upon the people, those who hold good profile. But if you have a fire in you and we see that you wanted to learn something different, we will definitely give you an opportunity to join. More importantly, my mobile numbers, which is +91 9899 242 978. My alternate number +91 9818 485 155. Both are in the public domain. They both are on WhatsApp. You are welcome to WhatsApp me at any point of time. Do not forget that we are the only platform when it comes to private placement, and there are so many things we are offering in private placement and many things which we are adding. Overall, Treasury Consulting is currently a Singapore multinational headquartered group, which would soon be London headquartered group, and Singapore would be Southeast Asia headquarter for Treasury Consulting. Our fixed income platform www.fixedincome.global cover a lot of information. We once again thank you very much for watching our videos, and we assure you that our both YouTube channels, which is Foreign Exchange Maverick Thinkers and which is Treasury X, and our TikTok channel would continue to grow. We are expecting around 6,000 plus videos only in 2020 and around 5,000 plus videos next year onwards on YouTube. And God willing, by 2020 December, we would be crossing hell lot of videos. Have a great time, and we once again thank you very much. And our ambition of becoming or serving you or giving you a knowledge which books even do not give would continue. Have a great time.